हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो है मनी और उसके कंसेप्ट्स। तो मनी जो अपना मार्केट में है वो इन फॉर्म्स ऑफ पेपर मनी, कॉइन्स, डिजिटल मनी अभी चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में अपना जो ये इवोल्यूशन कैसे आया, आपने कभी सोचा है कि मनी तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग से ही था। उससे पहले क्या था, कभी दिमाग लगाया? तो ये कंसेप्ट अपना स्टार्टिंग में नहीं था, ये आया उसके पहले। जो चलता था वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता था क्या, किसी चीज़ के बदले वो चीज़ एक्सचेंज करना। तो वो एक्सचेंज वाला कंसेप्ट बहुत ही पुराना। उसमें क्या होता था, जैसे मिस्टर ए के पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो मिस्टर बी के रिक्वायरमेंट पे एक्सचेंज कर लेगा और उससे वो प्रोडक्ट ले लेगा अपने पास। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, या कॉलेज जाते हैं, जो भी हो। तो आपके जो टिफ़िन में जो खाना मम्मी देती है और आपके फ्रेंड के टिफ़िन में जो देते हैं, तो वो आप लोग एक्सचेंज करते हैं। क्या आप लोग उसके पैसे ले रहे हैं? कुछ कुछ होंगे शैतान, वो ले लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आप ले रहे हैं? तो उसका जो आलू पराठा आ रहा है और आपका जो चीज़ सैंडविच है, आपने एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो यही सिस्टम पहले चलता था। जैसे मेरे पास अगर वीट है, उसके पास राइस है, और मुझे राइस की ज़रूरत है और उसे वीट की ज़रूरत है, तो अपने सिस्टम या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने उसे एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था कि लैक ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, कि उसे वीट की जरूरत है कि नहीं वो देखना भी जरूरत है। अब मान लो उसके पास तो राइस है, अपना राइस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसे वीट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो वीट दे सकते हैं, उसकी जगह तो कुछ दे नहीं सकते। तो अपने को एक और बंदा खोजना होगा जिसे वीट की जरूरत हो। अब अब ये तो नहीं हो सकता कि उसका जो एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है वो कुछ और हो। तो यहाँ पे मल्टीपल चेन्स आ जाएंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। कुछ है जो हो सकता है आपको समझ में ना आए, थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अगर राइस है, अच्छा मेरे पास वीट था, सॉरी, एग्जाम्पल में कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरत है। मेरे पास अगर वीट है और मुझे चाहिए राइस, ठीक है, इसके पास राइस तो है, ठीक है, लेकिन इसको वीट की ज़रूरत नहीं है, इसको मस्टर्ड की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने एक और बंदा ले आया जिसके पास आपका मस्टर्ड तो है, लेकिन उसको आपके रिक्वायरमेंट से इंटरेस्ट नहीं है, उसको चाहिए फॉर एग्जांपल फिश। ठीक है, अब भैया ऐसे कर करके तो मैं चेन तो ऐड ऑन करते चला जाऊंगा, ये बहुत लंबा चेन चला आएगा, तो मैं आखिर कब तक ऐसे घूमते रहूंगा, है ना। मैं आखिर कब तक ऐसे घूमते रहूंगा, जो एक्स्ट्रा चेन पे चेन, चेन पे चेन बढ़ते जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताना आपके वीडियोस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ऑडियोस क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अगर ये एक्सचेंज ये बढ़ते चले जाएंगे तो अपना चेन भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे सबसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था वो लैक ऑफ कोइंसिडेंस का था, कि बार्टर सिस्टम में जो एक्सचेंज करेंगे वो चीज़ मेरे पास जो है अगले को ज़रूरत है कि नहीं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लेके घूमने पड़ेंगे या अननेसेसरी इंटरमीडिएटरीज लेने पड़ेंगे, जो प्रोडक्ट्स मुझे ज़रूरत नहीं भी है। फिश की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे लेने पड़ रहे, फिर मुझे वो फिश लेके फिर दूसरे के पास जाना पड़ेगा कि भैया फिश ले लो, उसके बदले मुझे वीट दे दो। वो बोलेगा मेरे मैं फिश तो ले लूंगा लेकिन उसके बदले मैं सब्जी दूंगा। वीट के लिए आप फिर ये सब्जी लेके किसी और के पास जाओगे, तो कब तक करोगे। तो ये अननेसेसरी इंटरमीडियरीज आ गया। फिर इसका एक कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था। ठीक है, जैसे मनी में आप बोलते क्या हो कि 10 के 4, क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे। ठीक है, गोलगप्पे, कहीं पुचका बोलता है, कहीं बताशे बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है। मुंह में पानी आ रहा है क्या आपके? तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू नहीं है कि 10 रुपए में कितने आएंगे। उस टाइम तो पैसे ही नहीं था, 10 रुपए का कंसेप्ट कहाँ से। तो वहां पे क्या होता था, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे टाइप्स होते थे, लेकिन एक जो मैंने कहीं पढ़ा था तो वो जैसा
एक मुट्ठी राइस के बदले आपको एक मुट्ठी वीट दे देगा, या बोलो एक मुट्ठी राइस के बदले एक मुट्ठी आपको कॉटन दे देगा, ठीक है, रुई। तो यहाँ पे बहुत ही वियर्ड सा एक सिचुएशन था कि वैल्यू बोल के कुछ नहीं था किसी का, ठीक है, कि किसको किस हिसाब से मेजर करे, वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू मनी क्रिएट किया। और एक प्रॉब्लम था इंडिविजिबिलिटी फैक्टर, मतलब किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा अब मेरे पास तो वीट है, ठीक है, एक बंदे को जरूरत है वो फॉर एग्जाम्पल उसको मटन की जरूरत है, ठीक है, और एक बंदा है जिसके पास गोट है, वो एक्सचेंज करने को तैयार है, लेकिन वो जिसे मटन की जरूरत है उसके बदले में समझ लो इतना पोटैटोज देने को तैयार है। केजी वेजी तो कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि केजी होगा तो फिर मनी को इक्विवेलेंट में लाना पड़ेगा। तो उसके पास मान के चलो इतना पोटैटो देगा और इतना उसको मीट चाहिए, तो वो क्या जिंदा बकरा काट दे सिर्फ इतना मीट और इतना पोटैटो के एक्सचेंज के लिए? तो क्या होगा उसके बाद, उतना का ही यूज हुआ, बाद बाकी तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये बहुत बड़ा इशू हो जाता था। अब आप यहाँ तो पकड़ा सोच रहे हो, सब्जी जैसे बहुत बड़े बड़े कुछ कुछ सब्जी होते हैं, तो उसके बदले मैंने थोड़ा एक्सचेंज कर लिया, बाद बाकी तो जरूरत नहीं पड़े, तो वो वेस्टेज जाएगा। तो ये सब चीज इंडिविजिबिलिटी फैक्टर था उसमें, कि कुछ कुछ चीज डिवाइड नहीं हो सकते थे। आप मान के चलो इतना पोटैटो के लिए पूरा इतना बड़ा आप बकरा तो नहीं दे सकते हो ना, उसे तो काट के देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो रहा है। और एक चीज आप मान के चलो, जैसे किसी की कोई अपना फ्यूचर के लिए पैसे जमा करता है आज के डेट में, फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी, तो उस टाइम में वो पैसे के मतलब वो वेल्थ कैसे जमा करते? उस टाइम तो पैसा नहीं, वेल्थ, वेल्थ कैसे जमा होगा? अब मान लो वो सब्जी उगाता है, तो सब्जी तो नहीं जमा करेगा ना कि आज से 30 साल बाद मुझे इस सब्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो सड़ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को वहां पे भी अप्लाई नहीं हो पाता था। यहाँ पे डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू हो जाता था कि मुझे उस चीज को स्टोर करने में मुश्किल होती थी। फिर एक हुआ फ्यूचर पेमेंट्स का। फ्यूचर पेमेंट्स का क्या इशू है? अपना फ्यूचर पेमेंट्स का इशू है कि अब मान के चलो मैंने आज उससे वीट तो खरीद लिया, ठीक है, वीट वीट तो एक्सचेंज कर लिया, खरीदा नहीं, वीट एक्सचेंज कर लिया, और उसके बदले मैंने बोला कि मैंने सब्जी के पेड़ लगाए हैं, ठीक है, सब्जी उगेगा तो उसमें से आप ले जाना। कल सुबह मैं उठ के देखा तो सारे जानवर उसे पेड़ ही खा गए। तो उस केस में क्या हुआ, उसका तो फ्यूचर पेमेंट डूब गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फ्यूचर पेमेंट का, ठीक है, मे बी उसका फ्यूचर पेमेंट डूब सकता है, या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज उसमें देखने को मिलता था। फिर एक सबसे अजीब सा पॉइंट था जो उसके स्पेशलाइजेशन को हैम्पर करता था, हैम्परिंग द स्पेशलाइजेशन। वो कैसा होता था? अब मान लो आपके पास आपके रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है डेली लाइफ चलाने के लिए, वीट, राइस, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड, और दो चार ऐड कर लो। तो उस टाइम आप क्या सोचते थे कि भैया एक्सचेंज करेंगे, इससे अच्छा खुद ही थोड़ा 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 करके उगा ले। तो ये उगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? हर चीज का थोड़ा 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 नॉलेज रखना पड़ता था। आप किसी एक फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते थे, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, तो ये एक स्ट्रीमलाइन आ गया कि इसमें जो जो आएंगे मैं करते चला जाऊंगा। लेकिन उस टाइम में क्या इशू होता था, वो तो एक फील्ड से नहीं, कभी जूता भी सिल ले रहा है, कभी कपड़ा भी बना ले रहा है। हाँ, उस टाइम तो वो वीविंग का काम होता था ना, तो वो कपड़ा भी तैयार कर ले रहा है, उससे कपड़े फिर सिल भी ले रहा है, वो बर्तन भी तैयार कर ले रहा है, मिट्टी के उस टाइम यूज होते थे, तो बहुत सारे काम कर लेता था। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं होता था, जैसे तैसे बस अपना गुजारा हो जाता था। तो यहाँ पे ये हैम्परिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन का प्रॉब्लम होता था। तो ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए किसी एक के दिमाग में हो सकता है आया होगा, किसी ने हो सकता है सुबह बादाम भिगो के खाए होंगे तो दिमाग आपकी तरह शार्प हो गया होगा। आप तो बादाम सुबह खाते हैं ना, या आलू के पराठे विद एक्स्ट्रा बटर एंड चीज खाते हैं। तो जो भी खाते हैं
तो उसका दिमाग बहुत तेज हो गया, तो उसने मनी का कंसेप्ट को डेवलप कर लिया। तो मनी इस केस में क्या होता है, मनी आपका एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिएट कर देता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। वो एक्सचेंज मीडियम के लिए इजी हो गया, कहीं भी इजीली सेट ऑफ कर सकते हो। हर कंट्री का अलग अलग करेंसी है, लेकिन एक करेंसी जो भी हो, एक स्टैंडर्ड तो सेट है ना, किसी चीज़ के बदले इतना आपको पे करना होगा, दैट इज़ द स्टैंडर्ड अमाउंट। तो इसमें कमोडिटी मनी आया, ठीक है, कमोडिटी मनी आया मतलब किसी भी सामान के बदले आप कितना उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेटालिक मनी आया, कॉइन्स, गोल्ड, ये सब के, ठीक है। फिर पेपर मनी, नोट्स के, ठीक है। प्लास्टिक मनी आया, डिपॉजिट मनी, प्लास्टिक मनी मतलब कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। फिर आपके डिजिटल मनी है, डिपॉजिट मनी, ठीक है। अभी बहुत सारे आ गए, अभी तो बिटकॉइंस वगैरह आ गए हैं, डिजिटल मनी आ गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मनी आ गए, तो वेरियस टाइप्स आ गए। अभी मॉडर्न मनी में जो भी है तो उसका फंक्शंस क्या क्या है। पहला प्राइमरी फंक्शन है जो अपना एक्सचेंज का है, कि हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में इजी रहता है। जैसा इस पेन का दाम 20 रुपये है, ये स्टैंडर्ड सेट है, तो मैं 20 रुपये दूंगा और ये पेन लेके चले आऊँगा अपने पास, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। फिर मीडियम मेजर ऑफ वैल्यू, मुझे 1 किलो आलू के 20 रुपये देने होंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड है 1 किलो आलू, ठीक है, 1 केजी आलू के बदले मुझे 20 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक मेजर वैल्यू भी हो गया कि मुझे एक वेट, कितना वेट का कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, ठीक है। फिर सेकेंडरी फंक्शन क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मान के चलो मैं आज उसके दुकान से एक 5 रुपए का बिस्किट ले आता हूँ, तो कल मुझे 5 रुपए ही देने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो 5 रुपए के बदले मुझे 4.5 रुपए ही लेगा या कुछ और लेगा। वो एक स्टैंडर्ड मैंने सेट कर दिया, 5 मतलब 5, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के अंडर में चला आता है। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, मैं 5 रुपए आज जो स्टोर करूंगा, तो फ्यूचर में मुझे वही 5 रुपए का ही हिसाब से, मतलब मान लो मैं अलमारी में 5 रुपए रख दिया, तो ऐसा तो नहीं है कॉइन गल गया, सर नोट वो कीड़े खा गए। अरे भैया, तो वो कीड़ा खाया, लेकिन एक्चुअल तरीके से आप प्रिजर्व करोगे तो वो अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना। तो वो स्टोर वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं आप फ्यूचर के लिए जमा करो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, सर मेरे एक रिलेटिव है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो मैं उसे बैंक से ट्रांसफ़र किया 20,000। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यू आर ट्रांसफरिंग द वैल्यू, एक जगह से दूसरी जगह अगर वो चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो भी आपको सेम अमाउंट ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ओके। फिर एक कंटिंजेंट फंक्शन आता है इसमें, उसमें बोलता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अपने इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़े थे, ठीक है, उसमें मैंने घुसा दिया था, मैंने बताया ना किसी को, आप देख लेना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक वीडियो होगा, उसमें मैंने यूटिलिटी का ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट बताया। फिर भी मैं एक बार पूरा एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि आपको हर 1 रुपए के बदले 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी आपको डिराइव होना चाहिए, ठीक है। हर रुपए के बदले एवरी सिंगल रुपी इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, अब ये इसका कंसेप्ट क्या है। अब एक सिंपल सा चीज सोचो, आपको पैसे देके कब सेटिस्फैक्शन आता है। पैसे देके सेटिस्फैक्शन तब आता है जब हर रुपए का आप पाई पाई हिसाब उससे ले लेते हो, है ना, मतलब हर रुपए का आप यूटिलाइजेशन कर लेते हो, तो हर रुपए का आपको सेटिस्फैक्शन गेन करेगा ऑन कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। अब मान लो मैं इस चीज का कब तक यूटिलिटी, मतलब कब तक ये मुझे सेटिस्फाई करेगा, जब तक इसका हर 1 रुपया मुझे जो इन्वेस्ट किया है मैंने, एवरी यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी पे ना आ जाए। इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, मैं ये छोटे से वीडियो में बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये सोचो कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, मैं इसे रुपए के मामले में 20 रुपए दिया हो तो भैया 20 रुपए वसूल के ही छोड़ूंगा, सिंपल सी कंसेप्ट। अब ये पेन अगर 3 रुपए का रहता तो 3 रुपए के हिसाब से यूज करता है ना, 20 रुपए दिए तो 20 रुपए के हिसाब से यूज करूंगा। बस एक
लाइट पढ़व्यू मैं देने की कोशिश किया हूँ, और इस चीज का कंसेप्ट मैं और बढ़ा करके एक बार बताऊंगा, इसका एक ग्राफ भी है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अपने वीडियो बनाए थे, तो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो अपने पे आउट करते हैं, ठीक है, तो वो पे आउट के लिए भी मनी को स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पेमेंट माना जाता है। फिर नेशनल इनकम, ये अपकमिंग टॉपिक्स रहेगा आपका। नेशनल इनकम मतलब एक इकोनॉमी में कितना नेशनल इनकम अपना तैयार हो रहा है। सर मतलब एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका इकोनॉमी कितना कमा रहा है, वो हुआ नेशनल इनकम। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये भी आएगा। तो इसका जो टोटल अपना एक साल में एक इकोनॉमी कितना कमाता है, मेरा पैसा, उसका पैसा, इसका पैसा, सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना पैसा हुआ, तो वो भी पैसे के टर्म में काउंट होता है। फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, उधार लेन देन वगैरह, लोन वोन भी अगर तुम लेते हो तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही कैलकुलेट होता है। मान लो अगर तुम घर ले रहे हो, हाउसिंग लोन ले रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम ईंट के बदले ईंट दोगे। तुम वो घर जो ले रहे हो तो उसके इन एक्सचेंज यू आर कंपेयरिंग इट विथ मनी, ठीक है। तो क्रेडिट सिस्टम भी मनी के ऊपर ही काम करता है। चलो, तो एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट आया कि मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। पहला चीज पोर्टेबिलिटी होना चाहिए, इजीली कैरी कर सकते हैं। नोट हुआ, कॉइन्स हुआ, इजीली कैरी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि भारी भारी पत्थर के फॉर्म में वो मनी है, ऐसा भी नहीं है। आजकल तो डिजिटल है, फोन में ऐसा वो आपका सारा फोन पे वगैरह यूपीआई सिस्टम आपका कनेक्टेड है। कुछ दिनों बाद वो भी नहीं लगेगा, आपका फिंगरप्रिंट से ही सारा काम हो जा सकता है, ठीक है। तो ये गुड मनी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर डिविजिबिलिटी, आपका जो मनी है वो इजीली डिवाइड हो सकता है। कैसे सर, आप नोट फाड़ दोगे? नहीं सर, बोलने का मतलब है वो मनी इजीली, अब 100 का नोट दिया उसने, मान लो 55 रुपीज का सामान दिया, बाद बाकी 45 रुपीज आपको रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न भी तो आपको इन फॉर्म ऑफ मनी ही हुआ ना। वो डिविजिबिलिटी इजीली पॉसिबल है। फिर कॉग्निजिबिलिटी, मतलब इजीली कहीं भी रिकॉग्नाइज हो सके। मनी, अगर गुड मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आसानी से कहीं भी रिकॉग्नाइज हो सके। अब इंडिया का नोट तुम लेके जाओगे, मान लो दिल्ली में, सर दिल्ली में इंडिया का नोट लेके जाओगे तो ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई बोल देगा कि भैया ये नोट हम पहचानते ही नहीं है। या आपको, वो छोड़ो, अब फॉरेन करेंसी कोई लेके चले आओ, ठीक है, मान के चलो यूएस डॉलर ले आओ या कोई भी करेंसी ले आओ, तो ऐसा तो नहीं है कि मनी को कुछ खिलौना समझ के कोई खेल दे। सर इंडिया के नोट तो आजकल ऐसे ही आ रहे, लाल गुलाबी, मतलब है तो रिकॉग्नाइजेबल है ना, कि वो किसी एक इंडियन गवर्नमेंट का है या किसी एक कंट्री के गवर्नमेंट का है, ठीक है। फिर आपका स्टेबिलिटी इन वैल्यू, ऐसा नहीं हो कि आज मैं 100 रुपए का नोट लेके चलो, अचानक से उसका वैल्यू गिर गया, वो 10 रुपए का हो गया। आप किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर करोगे तो भले ही वो चीज अप एंड डाउन हो सकता है एक्सचेंज वैल्यू में, लेकिन 100 रुपया ही 100 रुपया, सीधा बात। उस पर लिखा रहता है, वो गवर्नर लिख के देता है कि जो बियरर है उसको जितना वैल्यू का वो नोट है उतना उसको मैं पे करने का प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना उस पर, मैंने तोड़ के लाइन बोला है, लाइन कुछ और अलग सा है, आप एक बार पढ़ के बताना। तो फिर हुआ स्केर्सिटी। अब मान लो नोट जो छपते हैं, अगर नोट अनलिमिटेड क्वांटिटी में छप जाए तो उस केस में क्या होगा, हर के पास पैसा होगा, तो फिर वो पैसे का वैल्यू नहीं रहेगा। तो उस नोट की भी स्केर्सिटी होने जरूरत है, ताकि आप एक चीज सोचो ना, जो चीज कम होता है उसका वैल्यू आपको ज्यादा रहेगा। अब मान के चलो आपके पास आज के डेट में जेब में पैसे कम है, तो आपको पैसे की अहमियत पता रहेगी। तो सेम चीज है, नोट भी स्केर्स, गुड मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्केर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अमाउंट में जहां तहां रास्ता में चलते हुए पैसे दिख रहे हैं, नदी नाले में पैसे बहते हुए दिख रहे हैं। सर ऐसा सीन कभी हुआ है? अरे छोड़ो, नहीं हुआ है, बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर अब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी में क्या आया, अब
हमारे पास अच्छा, ये सारे अपने पॉइंट्स तो कवर हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे बार्टर सिस्टम से रिलेट करेगा, आपका एग्जाम से अगर क्वेश्चन आता है तो बार्टर सिस्टम का जो भी पॉइंट्स है कि प्रॉब्लम्स मेन आता है, प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर आपका मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और मनी के तीनों फंक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शन। इसके आपके नंबर, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो इसके अकॉर्डिंग आपके 2 नंबर 4 नंबर के 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट, ऐसा वो आपका जैसा होगा वो पॉइंट के हिसाब से। अब हाईयर स्टैंडर्ड में हो तो आपको सारे कवर करने पड़ेंगे, चाहे वो कम नंबर के लिए भी क्यों ना हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।